Hi everyone, I welcome you all to the another online lecture. आज हम पढ़ेंगे classification of proteins. So when we are classifying the protein, there is no single method of classification of proteins because we already know that protein has diverse function. तो protein को हम कई तरीके से classify कर सकते हैं. इसमें है on the basis of function. Function के basis पर जैसे कि catalytic, transport, डिफेंस जिस तरीके का फंक्शन हमारा प्रोटीन करता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पर भी कर सकते हैं फाइब्रस एंड ग्लोबुलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पर सिंपल प्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और derived protein चलिए so let's understand that on the basis of functions how many types of proteins are there तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटीन का हमारा टाइप्स है दे आर दी कैटालिटिक प्रोटीन्स एंड वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट कैटालिटिक प्रोटीन्स will be those proteins that will aid in catalysis and of course they will be none other than enzymes so enzymes such as glucokinase enzymes such as hexokinase enzymes such as lipase. They come under the catalytic protein. Yes, of course, there is one exception of this thing that all enzymes are proteins except one ribozyme. So yes, ribozyme will not come under this category. Okay. अब हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर दोज विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अब अगर हम हीमोग्लोबिन को ले लें हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स दी ऑक्सीजन अगर हम ट्रांसफेरिन प्रोटीन को ले लें ट्रांसफेरिन प्रोटीन तो ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या करता है इट ट्रांसपोर्ट्स दी आयरन ओके एंड we already know that there is albumin this albumin it is going to carry the fatty acid it is going to carry the fatty acid and it is going to carry the bilirubin को भी ये कैरी करेगा आगे हम बात करते हैं स्टोरेज प्रोटीन की ऐसे भी प्रोटीन है जो आपका स्टोरेज का फंक्शन करते हैं so these proteins are storing one thing or the another which is essential for our metabolism and various functions of the body इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है एपोफेरेटिन ये जो एपोफेरेटिन है ये हमारा क्या स्टोर करता है आयरन स्टोर करता है किस फॉर्म में स्टोर करता है आयरन इज स्टोर्ड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन ओके एंड ऑल्सो मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन आपको पता है कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है मैरीन एनिमल्स में ज्यादा होता बिकॉज यू नो मैरीन एनिमल्स दे हैव टू स्टे अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड so that they can store the oxygen because they have to survive without oxygen into deep seas for a longer time. So myoglobin ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है ठीक है जी नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमें पता है दे हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट दे हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट और इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के क्लासिकल एग्जाम्पल्स हमारे पास है एक्टिन और मायोसिन हमने देखा है कि एक्टिन और मायोसिन की जो फिलामेंट्स होती है वो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करती है देयर इज अ थ्योरी नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्टिन और मायोसिन की जो फिलामेंट्स है दे स्लाइड ऑन ईच अदर सो एज द मसल कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स अब हम जब स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करते हैं कुछ ऐसे भी प्रोटीन है जो आपके मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को दे मेंटेन दी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और सीधी सी बात है अगर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो स्केलेटल सिस्टम का कंपोनेंट होंगे दे आर द कार्टिलेजन बोन दे आर the elastin is present in the ligaments में होता है ठीक है and they are keratin of hair में जो हमारा केरेटिन होता है ठीक है they are the
केराटिन ऑफ हेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट दी डिफेंस प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, है ना, हमारी एंटीबॉडीज, जिनको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये हमें किसी भी इंफेक्शन से बचाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आर द प्रोटीन्स, दे आर नोन एज द डिफेंस प्रोटीन्स। ओके, और इसी के अंडर हमारे आएंगे फिब्रिन, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसी के अंडर हमारे आएंगे थ्रोम्बिन, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ फंक्शनल बेसिस पर लास्ट हमारे पास आता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ये जितने भी रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये रेगुलेट करते हैं हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, दे आर रेगुलेटिंग द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, हमें पता है इंसुलिन, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज पढ़ा, तो इंसुलिन प्लेज important in regulating the blood glucose level. So it regulates the blood glucose level. ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, और आपका ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सो दीज वर द फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है जी, तो जब हम शेप की बात करते हैं ना, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो फाइबर्स की तरह दिखेंगे, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो फाइबर्स की तरह दिखेंगे, उनको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। और जितने भी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, इनको हम स्क्लीरोप्रोटीन्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्क्लीरोप्रोटीन्स। अब स्क्लीरोप्रोटीन्स कैसे होते हैं, ये इंसोल्यूबल होते हैं, ठीक है जी, और इसकी जो फाइबर्स होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स इसकी होती है। ठीक है जी, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कोलेजन। अब इसीलिए प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप देखो, हमने इधर भी, अगर हम कुछ प्रोटीन्स हमारे वो दो कैटेगरी में भी फॉल करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, जैसे कोलेजन और दूसरा हमारा इलास्टिन। ठीक है जी, फिर हमारा केराटिन। अगर आप इन प्रोटीन्स को भी देखेंगे, तो देखो केराटिन हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी था, ठीक है जी, और इलास्टिन जो कि लिगामेंट्स में प्रेजेंट है, वो भी हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन थे। और साथ में यहाँ शेप के बेसिस पर भी जब हम क्लासिफाई करते हैं, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। ओके, सो केराटिन को अगर हम एनिमल की बात करें ना, तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है केराटिन का, अभी हम हेलिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो आप ये समझिए कि जो अल्फा केराटिन होता है, उसमें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, है ना, और जो एनिमल्स के फेदर में होता है वो बीटा शीट्स होती है। एनिमल्स के फेदर में कैसी होंगी, बीटा शीट्स होंगी। ओके जी, नाउ मूविंग ऑन टू द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। So when we talk about globular proteins, we already know that these globular proteins, they will possess a spherical shape. इनकी शेप कैसी होगी, गोल होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास आते हैं जी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास आता है जी ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास आते हैं हिस्टामीन, हमारे पास आते हैं एक्टिन, हमारे पास आते हैं ट्रोपोनिन। अब इसीलिए कह रहे हैं दैट वन प्रोटीन में फॉलो अंडर टू कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एक्टिन यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन में है, अगर आप ऊपर देखेंगे एक्टिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में था। क्यों, क्योंकि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प कर रहा था इसको, मसल को। ओके, सो नाउ वी विल लर्न the classification based on composition of proteins. So, according to
the composition of proteins, the proteins can be classified into three types: simple proteins, conjugated proteins, and derived protein. So when we talk about simple proteins are those proteins which contains only one type of amino acid after hydrolysis. One type of अमाइनो एसिड आफ्टर हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के बाद इनके पास एक ही तरीके के अमाइनो एसिड्स हमारे पास मिलेंगे. इसका क्लासिकल एग्जांपल है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन दिस इज सॉल्युबल इन वाटर. हमें पता है ग्लोबुलर में भी हमने पढ़ा एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन है ना. सॉल्युबल इन वाटर एंड it is coagulated by heat. It is coagulated by heat. So इसका एग्जाम्पल है एग एल्ब्यूमिन, इसका एग्जाम्पल है सीरम एल्ब्यूमिन. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबुलिन्स. ग्लोबुलिन्स हमें पता है कि ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है. ऑल्दो ये सिंपल प्रोटीन है, अगर हम ग्लोबुलिन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक ही तरीके के अमाइनो एसिड्स हमें मिलेंगे. दीज ग्लोबुलिन्स दे आर insoluble in water. These globulins they are insoluble, spelling error हो गया. They are insoluble in water. आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं. insoluble in water. Okay, and they are soluble in dilute salt solutions. Dilute salt solutions. ठीक है जी. अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ग्लूटेलिन्स. ग्लूटेलिन्स तो ग्लूटेलिन्स हमारे होते हैं जैसे वीट में होते हैं. ग्लूटेलिन किस में होते हैं? वीट में होते हैं. ओराइजेनिन ऑफ राइस. ओराइजेनिन ऑफ राइस. ओके, नेक्स्ट हमारे आए प्रोलमीन्स. सो दीज प्रोलमीन्स, these prolamines, they are the alcohol soluble proteins. They are the alcohol soluble proteins and they are present in zine of corn. They are present in gliadin of wheat. Gliadin of wheat. Then we have histones. हिस्टोन. हमें पता है कि जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है वो हमारा डीएनए के पास में. ठीक है, हिस्टोन्स. फिर हमारे पास हैं प्रोटामीन. ये सारे हमारे सिंपल प्रोटीन्स हैं. फिर हमारे पास हैं स्क्लीरोप्रोटीन्स. फिर हमारे पास हैं 7 नंबर पे लिख देते हैं स्क्लीरोप्रोटीन्स. ठीक है, फिर हमारे पास हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में जब हम उस प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमारे पास जो मिलता है कंपोनेंट वो एक तो हमारे पास प्रोटीन आएगा और प्रोटीन के साथ जो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा कोई भी एनी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस. अभी समझने की कोशिश करते हैं कैसे. एनी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस तो वो किस में आएगा? हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में. ठीक है, अब अगर हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात कर रहे हैं और इसमें पहला एग्जाम्पल देते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स. तो हमें पता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके अराउंड डीएनए आपका घूमता रहता है. ओके, सो दीज न्यूक्लियोप्रोटीन्स दे आर दी हिस्टोन्स. दीज न्यूक्लियोप्रोटीन्स दे आर दी प्रोटामीन्स. इसको हम हिस्टोन्स को प्रोटामीन्स भी बोलते हैं. लेकिन इसके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो आपका होगा आरएनए
एंड डीएनए। ये कैसा पार्ट होगा इसका? नॉन प्रोटीन पार्ट। तो हाइड्रोलिसिस करने पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास पूरा का पूरा प्योर प्रोटीन आ जाता है, इसके साथ कोई दूसरा ग्रुप भी कॉन्जुगेशन में अवेलेबल रहता है। सो नाउ ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे पास है क्रोमोप्रोटीन्स। ठीक है जी, क्रोमोप्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन्स के साथ में कोई कलर या कलर गिविंग सब्सटेंस, आप समझ ही गए होंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोप्रोटीन्स वी टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन। हमें पता है हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? रेड होता है, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है साइटोक्रोम। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कैटलेज। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है पेरोक्सिडेज। इसी का एग्जाम्पल हमारे पास और भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे फॉस्फोप्रोटीन्स, वो भी हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। ठीक है, क्रोमोप्रोटीन्स के बाद हम बात करेंगे फॉस्फोप्रोटीन्स की। और हमें पता है कि फॉस्फोप्रोटीन्स में प्रोटीन्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब जब प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप होगा तो इसमें कौन सा फॉस्फेट ग्रुप होगा? और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन होता है केसीन। इसका दूसरा एग्जाम्पल है विटेलिन। विटेलिन होता है किसमें? एग योक में होता है। तो ये कैसे हैं? ये भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स है। इसी का हमारे पास एक एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन्स। इसी का एक एग्जाम्पल हमारे पास है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड और प्रोटीन। लिपोप्रोटीन में हमारे आ जाते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें हमारे आ जाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ये किस में आ रहे हैं? लिपोप्रोटीन्स में। मतलब प्रोटीन तो है लेकिन एसोसिएटेड है किसके साथ? लिपिड्स के साथ। लास्ट हमारे इस कैटेगरी में है मेटालोप्रोटीन्स। बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे पास ऐसे हैं विच आर कॉन्जुगेटेड विद मेटल्स, जैसे आयरन। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कौन से मेटल के साथ? जैसे आपका कोबाल्ट के साथ, जैसे आपका मैंगनीज के साथ, जैसे आपका जिंक के साथ, है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं सेल्यूलोप्लाज्मिन। दिस सेल्यूलोप्लाज्मिन इट कंटेन्स कॉपर, है ना, इट कंटेन्स कॉपर। ठीक है जी। अच्छा, जैसे हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, इसमें जिंक होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसमें क्या होता है? इसमें जिंक होता है। और ये हम तब क्लियर करेंगे जब हम एंजाइम्स के अंडर कोफैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम एंजाइम्स के अंडर कोफैक्टर्स पढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट कैटेगरी, एंड द लास्ट कैटेगरी इज ऑफ derived proteins. Yes, when we talk about derived proteins, under the category of derived protein, it includes those substances which are formed from simple or and conjugated proteins. तो ये derived protein simple और conjugated protein से बने हुए होते हैं। simple and conjugated proteins से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास है प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन्स। सबसे पहले प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन्स, और ये जो प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय एसिड सच एज हीट, एजेंट सच एज हीट, एक्सक्यूज मी, अल्कलीज। ठीक है, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल में ना थोड़ी सी चेंजेस होती है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में, है ना, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है मेटा प्रोटीन्स और दूसरे आते हैं प्रोटीन्स। तो जो मेटा प्रोटीन्स होता है ये क्या है? ये आपके एसिड और अल्कली के इफेक्ट से बनते हैं,
है ना? एक मेटा प्रोटीन है और दूसरा क्या है आपके प्रोटीन्स। ठीक है? तो बल्कि पहले आपके प्रोटीन्स बनते हैं अर्ली हाइड्रोलिसिस से, ठीक है? बाय अर्ली हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहे हैं आपके प्रोटीन्स बन रहे हैं और लगातार अगर हाइड्रोलिसिस होती रहती है तो आपके कौन से बनते हैं मेटा प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे आएंगे सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो ये जो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं ये प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से मतलब बार बार आपके प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलिसिस होती रहे तो जो छोटे छोटे प्रोटीन्स के सेगमेंट्स बनते हैं वो हमारे हैं सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटियोसिस, इसके एग्जाम्पल हमारे पास है पेप्टोन्स, इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं बाकी सारे पेप्टाइड्स। So now in the next lecture we will be moving on to the structural classification of protein जिसमें हम primary, secondary और tertiary structures पढ़ेंगे. So that's all for today. Stay tuned in for more. Thank you.